साइबर सिटी गुरुग्राम में जिला प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों और निवासियों ने एक महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में नाथुपुर, चक्करपुर, सिकंदरपुर, सरहोल, वजीराबाद सहित आसपास के कई क्षेत्रों के लोग और 36 बिरादरी के प्रतिनिधि शामिल हुए। पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि पिछले 2 महीनों से वे मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याएं रख चुके हैं और कई बार आवेदन भी दिए, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला और प्रशासन की तोड़फोड़ जारी है, जिससे आम जनता में गहरा रोष है। महापंचायत में ग्रामीणों ने सरकार से हाथ जोड़कर समाधान निकालने की अपील की। उनका कहना है कि जिस तरह बड़े कॉलोनाइजर और बिल्डरों के लिए सरकार नीतियां बनाती है, उसी तरह आम और गरीब नागरिकों के लिए भी राहतकारी नीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता सरकार की संतान के समान है। यदि कहीं कोई त्रुटि या नियम उल्लंघन हुआ है तो उसे सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, न कि सीधे आशियानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर किया जाए। समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 12 गांवों के चौधरी जितेंद्र जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति लगभग 100 गांवों में जाकर लोगों से संपर्क करेगी। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि आगामी 26 तारीख को सभी प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिनिधि शांतिपूर्ण और सभ्य तरीके से जिला उपायुक्त से मुलाकात करेंगे और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि 26 तारीख के बाद भी प्रशासन और सरकार द्वारा उनकी बात नहीं सुनी गई तो महापंचायत आगे के कड़े कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगी। क्या था कि जब इस डीएलएफ एरिया को बसाया गया, जब गुरुग्राम को बसाया जा रहा था, तो उस गुरुग्राम के लिए कोई पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही थी। जितना जहां भी जगह खाली दिखाई दी, वहीं पे इन बिल्डर्स को लाइसेंस दिए जा रहे थे। सीएलयू का खेल चला जा रहा था, लैंड डील्स हो रही थी। तो किसी भी शहर को जो बसाया जाता है उसको प्लानिंग और पॉलिसीज से बसाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ओनली सिटी जिसको हम मिलेनियम सिटी, ग्लोबल सिटी, साइबर सिटी कहते हैं। यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं की गई, यहाँ पर कोई पॉलिसीज नहीं बनाई गई और इसीलिए ये सब जरूरत पड़ी। अब जब यहाँ पे लाखों कामगार लोगों को बुला लिया इन्होंने, देश विदेश के कोने कोने से लाखों बैचलर कामगारों को बुला लिया, जिनके लिए ना ही तो HSIDC ने, ना ही डीएलएफ ने अपने साइबर सिटी में उनका कोई भी रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस को प्रोविजन ही नहीं दिया गया। तो इसीलिए वो लोग अपने आसपास के एरिया में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन के आसपास, उसके 800 मीटर के आसपास अपने पैदल जहां से वो पैदल आ सके, पैदल जा सके और वहीं पे अपना लोकल कन्वीनियंस शॉपिंग कर सके, उस एरिया में वो लोग अपने एकोमोडेशन ढूंढने लगे। और एक ट्रेंड चल पड़ा, एक एक्स्ट्रा FAR का, एक जरूरत हुई वहां पे दुकानों की, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ही नहीं बनाई गई। डीएलएफ फेज 1 से लेकर डीएलएफ फेज 5 तक के जितना भी बड़ा एरिया है, यहाँ पे जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना था, 33 एकड़ के अंदर यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना था, वहाँ पे डेवलपर ने अपना TOD पॉलिसी का मिसयूज करके या यूज करके व्हाटएवर, मैं तो इतना बड़ा कोई टाउन प्लानर नहीं हूँ साहब, ना मैं इतना बड़ा कोई कानूनविद हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो मास्टर प्लान में जो ओरिजिनल प्लान जो दिखाया गया था, जो प्रपोज था 33 एकड़ का, उस 33 एकड़ के अंदर वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बना और उल्टा लाखों लोगों को और वहाँ पे अपना हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी आपने ज्ञापन भी दिया था, क्या वहाँ से उम्मीद? बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छे, बेहद अच्छे, सरल इंसान हैं। उनका हृदय बड़ा कोमल है, वो बड़ी पीड़ा समझते भी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरी है, मुझे नहीं पता उनकी क्या लाचारी है। वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, गले भी लगते हैं, पेपर डॉक्यूमेंट भी रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो पेपर डॉक्यूमेंट्स अधिकारियों के पास जाते हैं वो वहां से लीपापोती होकर आ जाते हैं और उसके बाद फिर सीएम साहब भी उसमें इंटरवीन नहीं करते। विधायक से लेकर सीएम तक ने ये कहा था कि अगर स्टिल्ट+4 रखोगे तो ठीक है, इसलिए कुछ स्टिल्ट+4 तो पूरे हरियाणा की पॉलिसी हो सकती है। उसको अगर हम TOD जोन के साथ उसको रिलेट ना करें तो वो ज्यादा बेटर है। TOD जोन वो जोन है, वो एरिया है जिसको 2016-17 में हरियाणा सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एरिया, इस एरिया को आप पलवल के साथ, इसको एरिया को आप डबवाली के साथ, इस एरिया को आप हिसार के साथ, इस एरिया को आप हरियाणा के दूसरे हिस्सों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उनके साथ तुलना करके आप इस एरिया में पॉलिसीज नहीं बना सकते। इस एरिया को, हमारे गुरुग्राम को, TOD जोन को, इसको एक एक्स्ट्रा FAR और एक्स्ट्रा मिक्स लैंड यूज के साथ एक सेपरेट पॉलिसी की जरूरत है। ये जो TOD पहले से ही है उसी
में रिफॉर्म करने की बड़ी सख्त जरूरत है। तोड़फोड़ नहीं रुकती है, सीलिंग नहीं रुकती है, तो आगे क्या कदम बढ़ेगा? अगर तोड़फोड़ हम कोई तोड़फोड़ या सीलिंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम तो अपनी पॉलिसी मांग रहे हैं। हम तो एक एक्स्ट्रा FAR और मिक्स लैंड यूज की पॉलिसी मांग रहे हैं। हम तो TOD पॉलिसी को रिफॉर्म करने की बात है तो कि हमारी मेरी अपनी पर्सनल जो डिमांड है, यूं तो पंचायत है, सभा है, लोगों के अपने अपने विचार है, सब लोग अपने अपने स्वतंत्र है, लेकिन मैं अपनी निजी बताऊं तो मैं किसी डिमोलिशन सीलिंग के खिलाफ भी नहीं हूं और मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूं। अगर वो डिमोलिशन और सीलिंग ब्लाइंडली होती रहेगी और इस जोन में रहेगी तो मैं उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ भी हूं। देखिए सर, ये जो सरकार है ये तानाशाही की तमाम सीमाएं लांघ चुकी है। ये लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते। लोकप्रियता ये लोग खो चुके हैं। इन्होंने विकास कार्य कराए नहीं, भारी भ्रष्टाचार फैला दिया। चारों तरफ देखेंगे गुरुग्राम जिले में सड़कें टूटी हुई है, गंदगी है, अस्पतालों की आप हालत देख रहे हैं, सरकारी स्कूलों की आप हालत देख रहे हैं, नौकरियां यहाँ के लोगों को लग नहीं रही, नए उद्योग यहाँ आ नहीं रहे। तो ये लोकप्रियता खो चुके हैं लोग और ये भ्रष्टाचार में डूब गए हैं, इसलिए लोगों को डरा कर ये राज करना चाह रहे हैं। ये जो DLF का मामला है 125, ये आज का मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला है। अब मुद्दा ये है कि आपने जो हरियाणा डेवलपमेंट एंड अर्बन एरिया रेगुलेशन एक्ट 1975 है, उसमें 1975 से और 2026 तक 23 बार संशोधन किया बिल्डरों के फायदे के लिए। तब से अब तक गांव की परिस्थितियां भी बदल चुकी है, जो लाइसेंस कॉलोनियां उनकी परिस्थितियां भी बदल चुकी है। जब TOD लाइन बनाई जा चुकी है, मिक्स लैंड यूज की पॉलिसी आ चुकी है, हाइट की रेस्ट्रिक्शन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से आप खत्म कर चुके हैं, सरकारी जमीन आप प्राइवेट बिल्डरों को दे रहे हैं, तो गांव के लोगों के लिए कॉलोनियों में, सेक्टरों में लोगों के रहने के जो मकान है उनके ऊपर आप 1975 का एक्ट क्यों थोप रहे हैं? अगर कोई आदमी, यहाँ साइबर सिटी बनी हुई है DLF में, जहाँ 2-3 लाख कामगार काम करते हैं, किराए पर रहेंगे, तो उनके लिए किराए के अकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करेगा? एक सेक्टर में 2 गेस्ट हाउस की पॉलिसी है, 2 गेस्ट हाउस में 80 कमरे बन सकते हैं, उससे क्या ये पूरी हो जाएगी? गांव के लोगों को पहले तो आपने खुद उत्साहित किया। जो ये मकान बने हैं 4 मंजिल के, 5 मंजिल के, ये एक दिन में तो बने नहीं है। क्या मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या जो DTCP का JE है, HSVP का JE है, उसकी रजामंदी के बिना कोई एक ईंट भी लगा सकता है अपने मकान में? कोई लगा के दिखा दे तो मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। मकान बनवाए जाते हैं, उसमें पैसा खाया जाता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। अब जब वो लोग बस गए, उनका 4 पैसे का रोजगार हो गया, तो उनको उजाड़ा जा रहा है। DLF कंपनी जिसने इस फेस 125 डेवलप किया है, आज तक इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया। डेफिशिएंसीज हैं। जब इसका ऑडिट हुआ 2010 में, तो इसमें डेफिशिएंसी है। ना स्कूल इन्होंने बनाए, ना अस्पताल इन्होंने बनाए, ना जो जनहित के लिए चीजें थी, डाकखाने हैं, थाने हैं, वो इन्होंने बनाए। उन जमीनों को ये बेच के खा गए, बिजली के सबस्टेशन की जगह को ये बेच के खा गए, पार्कों को खा गए। आज इनके ऊपर उंगली ना उठे DLF के ऊपर, इसलिए लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। सरकार और DLF की मिलीभगत से हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आप ये देखिए, DLF का एक ढालियास प्रोजेक्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। 2000 रातों रात उन्होंने पेड़ काट दिए। उनके ऊपर बजाय मुकदमा दर्ज करने का, उनका ढालियास का लाइसेंस रोकने के, उनको 20,000 पेड़ लगाने की परमिशन देके और उनको प्रोजेक्ट चालू करने की अनुमति दे दी। दूसरी तरफ 2010 में अगर जो कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मीर सिंह केस है सर। 19.5 एकड़ जमीन जो DLF को दे दी गई थी 3.25 करोड़ रुपए एकड़ में, उसका केस खारिज कर दिया और माननीय हाईकोर्ट ने कहा इस जमीन को नगर निगम वापस ले और इसके निर्माण को तोड़े। आज 16 साल हो गए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक हैं यहाँ से, 33 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, मेयर भारतीय जनता पार्टी के है। जहां हम खड़ा है, यहाँ से वार्ड पार्षद भारतीय जनता पार्टी के। वो जनता के दुख दर्द सुनने के लिए आ क्यों नहीं रहे? क्यों? क्योंकि उनको सरकार ने डरा रखा है, धमका रखा है। एक पार्षद का वाटर कूलर टूटने पे निंदा प्रस्ताव पारित होता नगर निगम में। यहाँ अपने 50,000 लोगों को उजाड़ रहे हैं, वो पार्षद निंदा प्रस्ताव पारित क्यों नहीं करते? मैं ये कह रहा हूँ, आप इनके लिए पॉलिसी बनाइए। जो रोड के हैं, जो पैरामीटर है, वो कम कीजिए। इनको पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन चलाने की परमिशन दीजिए। जो गाँव में जिन्होंने मकान बना रखे हैं, उनको रेगुलराइज कीजिए। उसके बदले में जो पेनल्टी बने, वो पेनल्टी आप लीजिए, इनको मत उजाड़िए। और दूसरा, ये जो जिस तरीके से इन लोगों को महिमा मंडित किया जा रहा है, जिन अधिकारियों को, क्या वो अधिकारी ईमानदार है?
पीछे जो हरियाणा का विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसका एक सर्वे आया कि पिछले 5-10 सालों में गुरुग्राम में 900 अवैध कॉलोनियां कटी। ये अधिकारी यहीं थे, एक दिन में 3 अवैध कॉलोनियां कट गई। ये अधिकारी कहाँ सो रहे थे? 900 मीटर का जो है जो आयुध डिपो के, उसमें 3 साल में 5000 मकान बन गए। वो 5000 मकान किसने बनवाए? वो मकान बनवाने की एवज में जो रिश्वत गई है वो विधायक की जेब में गई है, मंत्री की जेब में गई है, पार्षद की जेब में गई है, मेयर की जेब में गई है, मुख्यमंत्री की जेब में गई है, या इनके पितृ संगठन की जेब में गई है। क्या ये संभव है कि 5000 मकान बिना सरकार की मंजूरी के बन जाए? आज ये पिछले 1 साल से ये कह रहे हैं कि हम रोड साफ करा रहे हैं। मेरे को आप एक गुरुग्राम का रोड बता दीजिए जिसको अतिक्रमण मुक्त कराया हो। एक रोड के बताने पे 1 लाख रुपए का इनाम मेरी तरफ से। क्या स्टंट कर रहे हैं? लोगों को डराया जा रहा है ताकि लोग डर के जो रिश्वत 1 लाख है वो 5 लाख रुपए दे। क्या कारण है कि जो अधिकारी 2013 से गुड़गांव में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, जिस टेन्योर में 20,000 मकान बन गए, जिस टेन्योर में 900 कॉलोनियां कट गई, और उस अधिकारी के जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ये सरकार तय करेगी, कोई और करेगा? जहां तक हमारे जो नुमाइंदे हैं, ये बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र, हम भी बादशाहपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है, इससे दुखदायी बात हो नहीं सकती। आज हमें दुख होता है 2014 से पहले यही विधायक, यही सांसद, यही पार्षद जब यहाँ पंचायतें होती थी तो लोगों के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि भाई हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। आज वो इनका हालचाल पूछने नहीं आ रहे। और ये समाज की कमजोरी है कि जिस समाज के आगे विधायक सांसद हाथ जोड़े खड़े रहते थे, उस समाज की माताओं बहनों को, बुजुर्गों को एक भ्रष्ट डेंटेड अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, हाथ जोड़ना पड़ रहा है, और कोई तरस नहीं खा रहा। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कह रहा हूं, आप तो बाल बच्चे वाले हैं, क्या ये ठीक है कि एक 70 साल का आदमी अपने मकान को, अपने आशियाने को बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है, आप उसको तू तड़ा करके धमकियां दे रहे हैं? एक अधिकारी उसको अपने आप को उसका बाप बता रहे हैं, गरीब आदमी का। क्या ये एनफोर्समेंट का काम है? और सबसे बड़ी बात, अगर डीएलएफ का गलत जो है उसको इस सरकार में ठीक करने की हिम्मत है, डीएलएफ के अवैध निर्माण तोड़ने की हिम्मत है, डीएलएफ ने जो फेज 1 से 5 तक कंप्लीशन नहीं लिया उसका लाइसेंस रद्द करने की हिम्मत है, तो गांव के और इन कॉलोनियों के लोगों को परेशान करे। नहीं तो अगर जो बड़े चोर माल मार रहे हैं तो गांव के लोगों को उजाड़ना और तंग करना बंद कर देना चाहिए। आज पंचायत में क्या कुछ डिसीजन लिया गया है और आगे का आप लोगों का क्या कुछ निर्णय रहने वाला है? देखिए सर, पंचायत चल रही है अभी। पंचायत का निर्णय यही है अपने हुक्मरानों से कि भाई अभी हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। माननीय विधायक जी, आप कैबिनेट में मंत्री हैं, आप चंडीगढ़ रोज रहते हैं। जब आपने हरियाणा डेवलपमेंट एंड अर्बन रेगुलेशन एक्ट में 23 बार अमेंडमेंट किया है, बिल्डरों के लिए एक बार, सिर्फ एक बार, इन गांव के और सेक्टरों के लोगों के लिए अमेंडमेंट कर दीजिए। इनको अपने मकानों में आंशिक तौर पे किराएदारी करने की परमिशन दे दीजिए। गांव के जो बने हुए मकान है आज की डेट तक, उनको पैसा जो जुर्माना लेकर रेगुलराइज कर दीजिए। आगे से आप किसी मकान को मत बनने दीजिए, कोई नहीं रोक रहा। अगर अथॉरिटी नहीं चाहेगी तो कोई मकान नहीं बनेगा, लेकिन जो बने हुए हैं उनको मत उजाड़िए। अगर डीएलएफ का ढालियास प्रोजेक्ट बन सकता है नियमों का उल्लंघन करके, डीएलएफ का अरालियास, कैमेलियास, मैग्नोलियास बन सकता है नियमों का उल्लंघन करके, और उनके लिए नियम बदले जा सकते हैं, तो हम लोगों के लिए भी बदले जाएं। अगर एक माननीय मंत्री जी की जमीन को सीएलयू के लायक बनाने के लिए अरावली के बीचों के तलहटी से रेस्ट्रिक्टेड एरिया से एक नई सड़क का निर्माण किया जा सकता है, नियमों को बदला जा सकता है, तो हमारी जो 9 मीटर, 12 मीटर, 3 मीटर सड़कें हैं उन पे बने हुए हमारे मकानों को रेगुलराइज कर दीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। नहीं तो ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में राजतंत्र 4 साल और 11 महीने चलता है। 12वें महीने फिर आपको जनता, फिर आप जैनजी, और फिर लोगों को आप दिमागी नक्सल बताएंगे, वो ठीक नहीं होगा। आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी जमीन जायदाद है। तो मेरा नाम संजीव साहनी है, मैं DLF 2 का रेजिडेंट हूँ। जैसा आपको, ये हमारा नहीं, ये सबकी पीड़ा है। अभी आपने बहन बिमला का सुना, RK यादव को सुना, ये सभी लोग बोले, सब ये परेशान हो गया है। इसके लिए, इस परेशानी के लिए हम CM साहब से मिले, हम DC साहब से मिले, हमने PM साहब के बिहाफ से हमने DC साहब को मिलकर ज्ञापन दिया कि हमारे समस्याएं सुनो। हम लोग रो रहे हैं, परेशान है, हमारे बच्चे सो नहीं पाते, मैं रात को सो नहीं पाता। अब क्या करूंगा, मेरा मकान छिन जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? सड़क पे बैठेंगे क्या हम लोग? देखो हमारी पीड़ा को,
आज क्या हम कहते हैं भाई, आज मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमें तो उजाड़ने में लगे। आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग मेरी पीड़ा समझो। आज मैं 66 साल का हो गया, मेरे बच्चे छोटे हैं, अब उनको हम क्या करेंगे? क्या करेंगे उनको? तो हमारी पीड़ा को समझो, हमारा रोना समझो। मेरे रोना मेरा नहीं, सबका है, समाज के इतने लोग आए हुए, किसके लिए रोए? सबकी पीड़ा है ये, दर दर से रो पड़े। पहले हम लोग पंजाब से लुटे हुए, पहले आए हुए पाकिस्तान से लुटे हुए, वहां से उजाड़ के हमें यहाँ फेंक दिया, फिर नोटबंदी में हमें उजाड़ के फेंक दिया, फिर यहाँ फेंक दोगे हम लोग? किसको बोलेंगे हम लोग? कितना खासा नुकसान देखने को मिल रहा है आपको, कितना नुकसान जो है वो हो रहा है आपको, इस चीज को लेकर कितना नुकसान हो रहा है आपको? सर नुकसान देखे ना, काम धंधा बन जाए, क्या करें हम लोग? अब या तो आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी बनाइए, साइबर ऐप बनाया है, उनके लिए हॉस्टल बना दो। जब एकोमोडेशन नहीं है तो हम लोगों ने अपना कैमरा किराए पे देंगे ना, वैसे किराए का तो बना खाएंगे। मैं रिटायर होने के बाद क्या काम करूंगा? बीटी सिगरेट बेचूंगा? मैं किराए पे मकान तो दूंगा उसको? या इस उम्र में आप बोलते हैं बीटी सिगरेट बेचूं या चाय बेचूं? मैं वो तो नहीं कर सकता। आप जो है पॉलिसी में बदलाव की बात कर रहे हो, किस तरह की पॉलिसी आपके हिसाब से? आप जैसे और स्टेट में, बेंगलोर में, हैदराबाद में पॉलिसी, पीजी पॉलिसी है, गेस्ट हाउस पॉलिसी है, वो पॉलिसी तो आप करें लाइसेंस ले लो। लाइसेंस देगा कौन? एमसीजी को, वो पता नहीं लाइसेंस कौन देगा। हमें लाइसेंस तो दो, हमें कंप्लायंस पूरा करने को चाहिए। हमें बताओ तो कंप्लायंस कैसे पूरा करना है। अगर हम कंप्लायंस पूरा नहीं करते, उठा के बंद कर दो हम लोग, हमारे गेस्ट हाउस बंद कर दो, पीजी बंद कर दो हमारे। हम गलत बात तो नहीं कर रहे आपको। आप सब बताएं हमारी पीड़ा क्या है। हम लोग किसी को ये तो नहीं बोले कि भाई साहब आप हमें करो, हम कह रहे हैं हमें मार दो। अरे भाई बिना हेलमेट के मैं चल रहा हूँ, क्या करोगे आप? चालान काटोगे ना। आप गाड़ी तो नहीं तोड़ोगे, गाड़ी तो बंद नहीं करोगे आप। मेरा पॉलिसी गलत है, अब मकान तो मत तोड़ो। अब आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्या पंचायत की जाएगी? देखो अब हम डीसी से भी मिल चुके, सीएम साहब से मिले, दोबारा मिल चुके, हमने एमएलए साहब से मिले, हम अपने जो अपने सब लोगों से मिले, नाम नहीं लेंगे किसी का, हम सबसे मिल चुके। आज हमने दोबारा महापंचायत दोबारा करेंगे। अब नहीं होगा तो हम सड़कों पे आएंगे। आज हमारे देख रहे कुछ पब्लिक के लोग डरे हुए पीछे खड़े हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे ये जो पुलिस खड़ी है इनसे ना डरे, क्योंकि इनके भी मकान है, वैसे इनके भी मकान है पुलिस वालों के, और हमारे कुछ लोग ऑफिसर भी हैं, उनके भी मकान है। लेकिन क्या अभी वो बाहर डर के खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे पब्लिक, मीडिया भी नहीं आ रहे। क्यों? उनको पता मेरा नाम आएगा, डीटी सामने उठा के उनका मकान बंद होता है। अरे थोड़ा ना यार, रोज मैं कहता हूँ भाई साहब रोज मरने से बढ़िया तो एक बार मरो ना। आप कहते हैं जी शेर आएगा आएगा, अरे भाई बोल दो आज क्या खत्म करो ना। हमें कब तक करोगे हमारी यार? हमारा तो इतना नुकसान हो रहा है कि इसका अंदाजा नहीं है। हमने अपनी पूरी, मेरे ससुर की पूरी कमाई, मेरे आदमी की पूरी कमाई यहाँ डीएलएफ में लगी है। ठीक है, हमारे यही हमारा रोटी रोजगार, यही हमारे खेत रोटी रोजगार, यही हमारी सैलरी है। हमारे इसके अलावा कुछ नहीं है। हम कहाँ से बच्चों की फीस भरे, कहाँ से हम खाएं, कहाँ से हम अपना भाई तबीयत खराब होती है, कहाँ से क्या? मकान से ही हो रहा है। अब ये बताओ, हम आउट टैक्स भी देते हैं, जब आउट टैक्स भी देते हैं, हर एक चीज का वो देते हैं, तो गवर्नमेंट कहाँ आंखों में पट्टी बांधे? उन्हें ये तो देखना चाहिए कि वो दो बच्चा ने कहाँ लेके जाए, हम अपनी बेटियों ने कहाँ लेके जाए। क्या आज के टाइम में एक चद्दर भी डालनी इतनी हो जाती है कि वो भी 10 लाख रुपए में ना नहीं लगता, कमरा नहीं बनता। प्रशासन कहता है कि कोर्ट के आदेश के बाद उनके हाथ में नहीं है। कोर्ट के क्या सरकार से ऊंचा है? कोर्ट ही ऊंचा होगा ना? सरकार ऊंची है क्या? कोर्ट ऊंचा है? कोर्ट ही ऊंचा होगा ना, सरकार तो ऊंची नहीं है ना। फिर ये सब इन्हीं की रली मिली भगत है। ठीक है, जितना भी आया इन्होंने पैसा लिया, लैंटर के साथ इन्होंने पैसा लिया, लैंटर के साथ इन्होंने पैसा लिया। ठीक है, नक्शा का पास करवाने का सबका एक पैसा लिया, हमने हर एक तरह से दिया। और अब भी हम लोग कह रहे हमारा समाधान निकालो, हम शांति से चाहते हैं, आपको भी अच्छा लगे, हमको भी। माँ बाप होते हैं, सरकार माई बाप होती है, वो सरकार ही हमको बाहर निकाली तो कैसे माँ बाप? सरकार तो अपनी माँ बाप होते हैं। ठीक है भाई, उनके हमने तो उनको उठाया होगा, कुर्सी पे बैठाया होगा, ये तो नहीं है वो हमसे ऊंचे हो गए। ठीक है, सरकार सबसे गंदी सरकार आई है, सबसे निकम्मी सरकार आई है, ये कोई सुने। एक एक आदमी ने पूंजी लगा रखी लोन ले लेके। मेरे यहाँ 2.5 किल्ले लगे हैं, 2.5 किल्ले, और 20 लाख रुपए मैंने लोन लिया था। ठीक है, आज मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा आदमी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मैं अकेले, मेरे 2 पोता पोती है, उनके लिए मैं आई हूँ। आज मैं
50 साल की उम्र में किसके बर्तन मांजूं, कैसे काम चलाऊं अपने घर का। उन्हें ये सोचनी चाहिए संसार में कोई सुखी नहीं है, सब मेरे से दुखी भी और भी होंगे। लेकिन मैं कहती हूँ सरकार से आंखों पे पट्टी मत बांध दो, इनको खोल लो, नहीं तो जनता भड़क जाएगी ना, ये काबू में नहीं आएगी। ये उठाने वाली भी आपको और बैठाने वाली भी आपको है, ठीक है।